आपने कभी किसी दुनिया की आर्मी में ये सुना है, देखा है या पाया है कि वो रिलीजन बेस्ड हो? मौलाना मुनीर साहब को बोलना पड़ा हिंदू मुस्लिम, जो कि डायरेक्टेड था, और इस अटैक के बाद भी और कई सारे मिसाइलों के उन्होंने नाम लिए, गौरी, गजनबी और क्या क्या मिसाइलें उन्होंने बताई। ये कहा कि हमने इनको चौक चौराहों के लिए नहीं रखी है। पहली बात उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट के 100 ग्राम का है, पहिया पहिया के हैं, आधा पहिया के हैं, ये दिखाता है कि वो लीडर, सो कॉल्ड लीडर जो पॉलिटिकल है, उसको नॉलेज नहीं है इस बात की। दुनिया में कहीं कोई बम 100 ग्राम का होता ही नहीं। पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानता, लेकिन हमको तो देखना पड़ेगा। हम इंडिया हैं, दुनिया की एक सुपर पावर, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र। अगर आज ऑलरेडी हमारे यहाँ डिस्कशन चलने शुरू हो गए कि अटारी बॉर्डर पर उन बेचारों की लाइन लगी हुई है, यार देखो, ये आप दो तरह की बात नहीं कर सकते एज इंडिया। सो ये न्यूक्लियर बॉम्ब जो आपने निकाला था, मेरे लिए आपकी अपनी धरती पर भी फूट सकता है, और इसको फोड़ने की योजना हर फौज के पास हमेशा बनी हुई होती है। सो ये आ गया बात एज फार एज न्यूक्लियर वेपन इज कंसर्न। बॉडी अगर सड़ रही है तो कौन सी स्ट्राइक होनी चाहिए आपके हिसाब से, एक लाइन? उसके लिए चाहे किसी हद तक जाना पड़े, अगर मुझे इस्लामाबाद तक जाना है और रास्ते में जो जो रुकावटें आ रही हैं, मुझे उसे तोड़ना पड़ेगा। नो इफ्स एंड बट्स, इट इज क्लियर कट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और पहलगाम के आतंकी हमले, जिसको मैं कहूंगा बेहद ही दुर्दांत आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो हालात बने हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान अब लिटरली गिड़गिड़ा रहा है। भारत ने पाकिस्तान की पानी बंद करने की धमकी दी है, लेकिन पानी बंद भले से अभी ना हुआ हो पूरी तरह, क्योंकि उसको करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। पाकिस्तान की तरफ से किस किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? एक जन कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी, वो कह रहे हैं कि पानी नहीं खून बहेगा। अब क्या ऐसा हो सकता है? एक जनाब है जो पाव पाव भर और इंच इंच भर और आधा आधा किलो के बम की धमकी दे रहे हैं। मैंने इनका कई बार इंटरव्यू किया है पाकिस्तान में, कर्नल शैलेंद्र जी, ये जो 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 सबसे शानदार उनके मंत्री हैं, जो हर मंत्रालय के अंदर मंत्री रहते हैं, क्या नाम मैं उनका भूल रहा हूँ, राशिद खान मेरे ख्याल से उनका जो नाम है, राशि राशिद खान। तो वो पाव पाव भर किलो के बम बता रहे हैं। क्या है हकीकत और क्या है पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों की असलियत? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ कर्नल शैलेंद्र जी जुड़ गए हैं। कर्नल साहब, घुटनों पर है पाकिस्तान? जय हिंद, नमस्कार दीपक जी। जय हिंद सर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इनवाइट किया है। और आपके शो पर आने से पहले ना थोड़ी टेंशन इसलिए हो जाती है कि आपके सवाल इतने पॉइंटेड होते हैं, आप इतनी स्पेसिफिक बातें पूछते हैं कि कई बार धर्म संकट ये आ जाता है कि क्या बोला जाए या क्या ना बोला जाए। बट फिर भी कोशिश करूंगा कि ईमानदारी से आपके सभी सवालों का सही जवाब दिया जाए। पूछिए अब आप। घुटने पे आ गया है पाकिस्तान, गिड़गिड़ाने लगा है? अगर एक बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर दूं तो ये कहना बड़ा आसान है कि घुटने पर आ गया है या गिड़गिड़ा रहा है। जिसको बोलते हैं ना, एक तरफ शाहबाज शरीफ क्या बोल रहे हैं कि हम किसी भी हद तक जाएंगे, और उसी के साथ वो ये भी बोल रहे हैं कि हम किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार। अब इसमें से कौन सा पार्ट गिड़गिड़ा रहा है और कौन सा पार्ट वो अपने, क्योंकि ये जब स्टेटमेंट होती है ना, तो जब बोला जाता है कि हम किसी भी हद तक जाएंगे, तो ये उसकी अपनी आवाम के लिए है, ये आपके लिए नहीं है। बड़ी मेच्योरिटी से इसको पॉलिटिकली समझिएगा, आप ज्यादा समझ रखते हैं पॉलिटिक्स की, कि वो उसको बोलना उसकी मजबूरी है एज अ प्राइम मिनिस्टर। कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बोल सकता कि नहीं जी मैं सही में, जैसे हम बोलते हैं ना कटोरा लेके मांग रहे हैं, ऐसा करके उन्होंने कभी नहीं बोला कि हम कटोरा लेके घूम रहे हैं। लेकिन उनका घूमना अपने फाइनेंसेस को इकट्ठा करने के लिए वॉज ट्रीटेड एज अ कटोरा लेकर घूमना, जिसको शुद्ध बिल्कुल सही, हिंदी में बोला जाए। तो बिल्कुल सही। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये स्टेज आई नहीं है कि वो गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन इसके इंडिकेटर अवेलेबल होते चले जा रहे हैं। क्योंकि आज की तारीख में चाहे आपने बिलावल का एग्जाम्पल दिया हो, चाहे रशीद का दिया हो, ये सारी की सारी चीजें ये इनके अपने लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए, हम इसको ऑलरेडी सीरियसली लेते हैं, इसलिए हमारे को लग रही है ये चीजें। बट अपने आप में अगर प्रैक्टिकली पाकिस्तान की सिचुएशन देखी जाए, कोई भी लड़ाई किसी भी कंट्री की हो, चाहे यूएस की हो, चाहे रशिया की हो, चाहे जर्मनी की हो, जापान की हो,
सो कॉल्ड डेवलप्ड है, अपने आप में समझते हैं वो अपने आप को। कोई भी लड़ाई आपको लड़ने से पहले ये जरूर देखना होता है कि मेरे पास क्या है मिलिट्री और तेरे पास क्या है। दूसरा, क्या मेरी मिलिट्री को मेरी इकोनॉमी सस्टेन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और उसका तीसरा पार्ट जो जरूर आता है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड किस तरीके से आपके साथ खड़ा है, किस चीज में। आज की तारीख में अगर हमारी नैतिकता के तौर पर देखा जाए, लड़ाई अगर पाकिस्तान से होती है तो हमारी लड़ाई टेररिज्म से रिलेटेड होती है। सो उसका पहला स्टेप कि पूरी वर्ल्ड जो है वो टेररिज्म के साथ खड़ी है, कभी नहीं बोल पाएगी। चाहे वो टर्की ले लो, चाहे ईरान ले लो, चाहे कोई भी ले लो, वो ये नहीं कभी बोल पाएंगे कि नहीं जी हम इस टेररिज्म में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये अपने आप में उन्हें एक्सपोज कर देगा। सो ऑब्वियसली आपके पास एक एडवांटेज है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहीं किसी फोरम में, किसी सपने में, किसी शब्दों में कभी नहीं बोला कि हम पाकिस्तान के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि हम इन टेररिस्ट को और इनके आकाओं को, बात खत्म हो गई। उन्होंने तो पाकिस्तान का खैर नाम भी नहीं लिया नाम है, भी नहीं लिया, कभी नहीं लिया, लेकिन कहीं नहीं लिया। हाँ, अगर ये बात सही आप और मैं देख रहे हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं देख पा रहा? पता है क्यों नहीं देख पा रहा? क्योंकि जब वो इसके लिए रिएक्ट करता है तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इनके आकाओं, दैट मींस पाकिस्तान उसका आका है, तभी तो आप रिएक्ट कर रहे हो। उन्होंने तो प्रूव कर आवाम क्यों दिया नहीं कि रिएक्ट भाई कर हम रही? ही आका हैं। हमने भले से हाँ बोला ना हाँ, हो, उन्होंने ये मान लिया कि हम ही आका हैं, हम ही पाकिस्तान आतंक के आका पाकिस्तान वाले हम खुद हैं, ये मान लिया है, चाहे वो शहबाज हो चाहे और और इसी बात को प्रूव करता है भुट्टो की स्टेटमेंट के खून बहेगा। ये टेररिस्ट स्टेटमेंट है। पूरी दुनिया में देखिए, हम लड़ेंगे, हम कोर्ट जाएंगे, हम ये बोलना आपको अलाउड है, हमारी आवाम इसके लिए खड़ी होगी, ये भी बोलना अलाउड है, लेकिन उनका खून बहेगा, ये तो यार टेररिज्म ही हो गया, जो आप खुद ही कर रहे हैं। सो अबव ऑल अगर देखा जाए तो एक मिला जुला के चीज ये बन रही है कि आपको अच्छा लगे या बुरा लगे मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान, आप, आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट, आपकी आर्मी, आपकी एस्टेब्लिशमेंट, सिवाय आवाम के, सिवाय आवाम के हर आप इंडिकेटर दे रहे हैं कि आप ही टेररिज्म के साथ खड़े हैं। अदरवाइज अगर एज अ पाकिस्तानी मैं एडवाइस करूं, भाई एक बात बताइए, हाफिज सईद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बंदा अपनी कुर्बानी देकर इस बात को रोक नहीं सकता। मसूद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इतना कुछ खर्चा कर रहे हैं, क्या वो अपनी कुर्बानी नहीं दे सकता कि चलिए जी मैं इंटरनेशनल, चलिए मैं तो कहता हूं कि चलो इंडिया शायद आपके साथ जाती कर जाए, मैं कह रहा हूं इंटरपोल को अपने आप हैंड ओवर कर दे, वहां ट्रायल करा लो, किसी और थर्ड कंट्री में जो आपका सो कॉल्ड फेवरेबल है वहां करा लो। लेकिन नहीं, आप अपने आप टेररिज्म के साथ दिख रहे हैं, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती है। तो यस, मैं ये मानता हूं कि ये लड़ाई इंडिया की इज वॉर ऑन टेररिज्म, एंड अनफॉर्चुनेटली जितनी भी बातें पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कि दे आर विद टेररिज्म। ठीक है, मैं अगले सवाल पर आता हूं जो बेहद महत्वपूर्ण है। आज एक मंत्री का बयान आया है कि ये गजनवी और कई सारे मिसाइलों के उन्होंने नाम लिए, गौरी, गजनवी और क्या क्या मिसाइलें उन्होंने बताई। ये कहा कि हमने इनको चौक चौराहों के लिए नहीं रखी है, जो न्यूक्लियर बम है छोटे छोटे वाले वो हमने चौक चौराहे के नहीं लिए। मेरे से एक दर्शक ने सवाल पूछा कर्नल साहब, और वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो शेख राशिद या इनके मंत्री कहते रहते हैं, क्या ऐसे पाव पाव किलो के न्यूक्लियर बम होते हैं या अपना मजाक बनवाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं? और दूसरा, आप इस धमकी को किस तरीके से देखते हैं एज अ मिलिट्री पर्सन, और भारत के मिलिट्री से जुड़े हुए कैसे देखते हैं इन धमकियों? पहली बात, उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट कि 100 ग्राम का है, पहिया पहिया के हैं, आधा पहिया के हैं, ये दिखाता है कि वो लीडर, सो कॉल्ड लीडर जो पॉलिटिकल है, उसको नॉलेज नहीं है इस बात के ऊपर। दुनिया में कहीं कोई बम 100 ग्राम का होता ही नहीं है, ये आप मेरे से लिखवा लीजिए। अगर वो न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, अगर वो सपनों की बात कर रहे हैं तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन वो क्लैरिटी से दिखता है कि श्रीमान जी को न्यूक्लियर नॉलेज नहीं है, एक बात। दूसरी बात, अब आगे बात कि उनके जो बाकी लोग भी जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं, उनका कहना यह है कि इंडिया कन्वेंशनल वॉर और इक्विपमेंट में फार सुपीरियर है पाकिस्तान से। और अगेन,
अगर मैं या आप कहें तो शायद हम बोलेंगे कि चलिए हम ज्यादा पेट्रियाटिक हैं। ये पाकिस्तान एनालिस्ट का क्लैरिटी के साथ एक स्टेटमेंट है कि इंडियन आर्मी आपसे, दैट इज पाकिस्तान से, 4 गुना बड़ी है। इंडियन आर्मी आपकी एयरफोर्स से 6 गुना बड़ी है। और इंडियन आर्मी आपकी नेवी से 8 से 10 गुना बड़ी है। तो कहीं मेल खाता ही नहीं है अगर कंपैरिजन की बात करें। लेकिन वो साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि अगर कोई चीज इस लड़ाई को रोक सकती है, और सो कॉल्ड, तो ये लड़ाई सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स रोक सकते हैं। क्योंकि न्यूक्लियर वेपन की जो थ्रेट है, जो डेटरेंस है, वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड के लिए हो जाती है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान देमसेल्फ। सो वर्ल्ड, यूनाइटेड नेशन और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हमेशा हस्तक्षेप करेंगे जहां दो कंट्रीज के बीच में न्यूक्लियर वर्ड आ जाएगा। आप देख रहे हैं इस समय यूएस, इजराइल, यूएन सब के सब ईरान के पीछे पड़े हुए हैं कि भाई आप बनाएंगे ही नहीं, और अगर आप बनाएंगे तो हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये है वो है। पीपल आर वेरी एलर्जिक। क्यों? क्योंकि कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जिनके कैरेक्टर में है कि वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं पाएंगे। मैं 100% मानता हूं कि पाकिस्तान की आर्मी कितनी भी कितनी भी नालायक हो, कितनी भी टेररिस्ट हो, बट वो इतना बड़ा रिस्क इसलिए नहीं लेगी क्योंकि अगर आप अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बाहर लाएंगे, तो या अगर आपके यहां फैसिलिटी अवेलेबल है, तो इंडिया में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि हम डिटेक्ट कर लेंगे। यूएस डिटेक्ट करेगा, इसराइल डिटेक्ट करेगा, मैं डिटेक्ट करूंगा, किस किस से बच लेंगे। और ऐसा समझा जाता है कि जब आप न्यूक्लियर वेपन ओवरग्राउंड लाते हैं, उसको शिफ्ट कर कर टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक जगह पर लगाकर फायर करने के लिए उसकी तैयारी जो उतनी देर में इंडिया, इजराइल वेट नहीं करेगा, दे विल स्ट्राइक। सो ये न्यूक्लियर बॉम्ब जो आपने निकाला था, मेरे लिए आपकी अपनी धरती पर भी फूट सकता है, और इसको फोड़ने की योजना हर फौज के पास हमेशा बनी हुई होती है। सो ये आ गया बात एज फार एज न्यूक्लियर वेपन इज कंसर्न। जहां तक आपने बात करी कि क्या वो लड़ाई को रोक सकता है या नहीं, यस, 100%। कोई भी न्यूक्लियर वेपन लड़ाई को जरूर रोक सकता है क्योंकि दीज आर वेपन ऑफ डेटरेंस। डेटरेंस इसकी वैल्यू सबसे हाई है, और इंडिया विल ऑल्सो रिस्पेक्ट दैट कि पाकिस्तान जैसा रोग स्टेट इसे इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो उसकी अपनी ही कंट्री में हम उसको डिस्ट्रॉय कर दें। लेकिन आफ्टर ऑल नुकसान तो होगा ही। अब आगे बात के जिस लेवल पर वो बोल रहे हैं ना, पहिया पहिया, पहिया का मतलब उनका जो है वो है टैक्टिकल बॉम्ब, जो छोटे वाले होते हैं, वो किलो टन्स में नहीं होते हैं। सो वो उनकी जो रेंज है, उसकी जो जहां तक उसका असर जाता है, वो 5 से 7 किलोमीटर रेडियस में जाता है। ऐसा बॉम्ब होते हैं, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन यही वाली बात हो रही है कि अगर आप निकालेंगे तो मैं वेट नहीं करूंगा, पहली बात। दूसरी बात, आप अगर इसे निकाल कर लॉन्च भी करेंगे, तो मेरे पास क्या एयर डिफेंस अवेलेबल नहीं है? मेरे पास S-400, जैसे वो कह रहे हैं कि चौराहे पर लगाएंगे, तो आपको क्या लगा मेरी S-400 किराने की दुकान में लगी हुई होगी? आपका हर एक जहाज जो उड़ता है वो मेरे रडार पे आता है, और मैं देख पाता हूं कि ये मेरी तरफ आ रहा है या आपके अपने एयर स्पेस में चल रहा है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे पास भी टीयर्ड, जिसको बोलते हैं हम, टीयर्ड डिफेंसिव सिस्टम्स हैं एज फार एज ग्राउंड इज कंसर्न। एयर डिफेंस सिस्टम है जहां हमारे पास एक से एक जहाज है, एवॉक्स है, ये सब चीजें डिटेक्शन में मदद करती हैं। नेवी में आप मेरे से इतने ज्यादा कमजोर हैं पाकिस्तान, कि आप इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे नेवल रिसोर्सेस के थ्रू। सो ओवरऑल एज मिलिटरली आपके इसके इस्तेमाल का हक जरूर बनता है, लेकिन आपके पास कोई बहुत बड़ा वायबल ऑप्शन नहीं। अगर आप समझदार हैं, जो मैं समझता हूं कोई भी आर्मी उतनी समझदार जरूर होती है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर, हमने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तो करगिल पे भी नहीं करगिल की युद्ध क्रॉस के करी। मैदान पे हमने नहीं क्रॉस की। हम इसकी सैंक्टिटी को हमेशा मानते आए हैं। हमने कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे पाकिस्तान का आम आदमी परेशान हो इन द सेंस कि हमारे किसी सैनिक से उसकी हत्या हो जाए, या हम सैन्य ठिकानों को छोड़कर और टेररिस्ट कैंप को छोड़कर वहां के आम लोगों पर किसी तरह का हमला करें। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ऐसे में हमारे ऑप्शंस क्या क्या रह जाते हैं?
क्योंकि हम तो इसका बहुत सीधा रिस्पॉन्सिबल सीधा है, मैं अगर पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानता, लेकिन हमको तो देखना पड़ेगा। हम इंडिया हैं, दुनिया की एक सुपर पावर, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, जो देश ये कहता है कि हम बुद्ध के देश हैं, युद्ध के देश नहीं। यही आपकी कमजोरी रही है, यही आपकी कमजोरी रही है, जिसको के ग्रांटेड ले रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान को पता है कि इंडियंस जो हैं वो आवाम के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। भाई आप ये बताइए, 26 लोग आवाम थे या नहीं थे, पहले तो ये समझ लेते। 26 लोगों की पहलगाम में जान गई, ये आवाम थे या नहीं थे? ये 100% आवाम थे। अगर आज ऑलरेडी हमारे यहां डिस्कशन चलने शुरू हो गए कि अटारी बॉर्डर पर उन बेचारों की लाइन लगी हुई है, यार देखो, ये आप दो तरह की बात नहीं कर सकते एज इंडिया। बी वेरी क्लियर, इनकन्वीनियंस है तो है। यही स्टेप्स आपके आपके हमारी कंट्री क्या कम इनकन्वीनियंट है? पूरा जेएन के डिस्टर्ब कर रखा है आपने पिछले 30 साल से। भाई आप बताइए, केरला का आदमी वहां क्यों मरना चाहिए जेएनके के अंदर? मुझे बताइए, वो क्रिश्चियन लेडी को अपना हस्बैंड क्यों खोना चाहिए? वो राजस्थान। तो ये पूरा इंडिया की बात कर रहा हूं अब मैं, इंक्लूडिंग मैं जेएनके को भी मानूंगा कि उनका भी हमारा भी एक बंदा उसमें सो कॉल्ड मारा गया। क्यों? क्यों इंडिया को हर बार ये बात करनी पड़ती है कि चलिए जी एक बार और, एक एरियल स्ट्राइक, एक सर्जिकल स्ट्राइक, एक वो स्ट्राइक, एक ये स्ट्राइक? क्यों? क्या आपको नहीं पता कि कैंप कहां है? मैं मान सकता हूं कि सारे के सारे कैंप शायद आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम्स। बट जो पता है वो एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं? पहली बात, आवाम के लिए कर रहे हैं। कौन सी आवाम? पीओके के अंदर कौन सी आवाम है उनकी? पीओके के अंदर मेरी आवाम है। अगर हम सही क्लेम मार रहे हैं कि पीओके हमारा है, या तो आप बोलिए कि पीओके हमारा नहीं है, और अगर पीओके हमारा नहीं है तो फिर किस बात की आवाम? सो हमारे 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 लिए ना ये ट्रेजेडी रही है कि हम हर बार अपने आप को समझा लेते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, मॉरल ग्राउंड, ये बड़े बड़े शब्द जो है ना, ये काफी टाइम से चले आ रहे हैं। जबकि मैं पर्सनली इस बात पे इसलिए एग्री नहीं करता कि अगर ये शब्द दोनों तरफ से काम कर रहे हैं तब तो ठीक है। भाई पाकिस्तान के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपने अपने लिए बंदिश लगा रखी है। आपके पास एक ऐसी गवर्नमेंट आई जिसने बोला दोनों हाथ खुले हैं फौज के। अरे भाई हाथ खुले हैं तो फिर बंधा गया है? क्या गोली बंधी हुई है या गंद बंधी हुई है? बंधा तो अभी हुआ है। वो बंध रहा है मॉरल ग्राउंड्स पर, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर। आवाम को डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। सॉरी, अगर आज आप कुछ करना चाहते हैं, आवाम डिस्टर्ब होगी। जेएनके की हमारी आवाम बहुत टाइम से डिस्टर्ब है। पीओके रो रो के, चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि उनके साथ जाती हो रही है। आप बोलते हैं हम लेके रहेंगे, लीजिए ना फिर। भाई कब लेंगे फिर? अगर वो 25-30 कैंप पीओके में चल रहे हैं तो भाई हमारी अपनी टेरिटरी है। कौन सी एलएसी की सैंक्टिटी की बात चल रही है? ये सैंक्टिटी आपने अपने लिए तो लगा ली दीपक जी, भाई पाकिस्तान ने तो नहीं लगाई। पाकिस्तान तो उसको क्रॉस करके आपकी तरफ बंदे भेज रहा है, ट्रेन करके भेज रहा है, सारे काम कर रहा है। सो आई थिंक, मुझे ये गलत लैंग्वेज में अगर बोलूं, क्योंकि गलत लैंग्वेज हमें जल्दी समझ आती है, ये डबल स्टैंडर्ड हमें छोड़ना पड़ेगा। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज आवाम। मैं मानता हूं आवाम को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, बट इस बार डिस्टर्बेंस होगी। क्योंकि अगर आप लड़ाई लड़े, जो पाकिस्तान कहने की कोशिश कर रहा है, मोबिलाइज करें, इसमें तकलीफ कौन आएगी? बॉर्डर एरिया के लोग आएंगे। वो आवाम हमारी भी है, उनकी भी है। सो लेट अस नॉट गेट विद दिस, बिकॉज अगर आप इस आवाम पर चले तो गारंटी ले लीजिए मेरे से, आपका ये एक्शन नहीं होगा। ठीक है। आपको कहीं ना कहीं आवाम से ऊपर उठना पड़ेगा, आपने आपने कही, पाकिस्तान की आवाम। पाकिस्तान की आवाम से हमको कहीं ना कहीं उठना पड़ेगा। जो जो सेंस मैं महसूस कर रहा हूं, मोदी सरकार ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की उरी के बाद, पुलवामा के बाद एक एयर स्ट्राइक की। अब लोगों को ऐसा लगता है कि क्या सिर्फ एक एक स्ट्राइक कर देने से ही आतंक का ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या नष्ट हो जाएगा? क्या इससे आगे कुछ करने की जरूरत है? इस पर आपका क्या मत है करण साहब? देखिए, जब हमने कोई एक स्ट्राइक करी, उरी स्ट्राइक करी, बालाकोट स्ट्राइक करी, दीज वर मैसेजेस। ये पहले बार 2 बार मैसेज दिए गए थे कि देखिए हम ग्राउंड पर भी आपकी तरफ आ सकते हैं, हम एरियल स्पेस क्रॉस कर कर भी आपकी तरफ आ सकते हैं। क्योंकि ऐसा दुनिया का एक अनरिटन लॉ है कि अगर आपका कोई फाइटर एयर स्पेस वायलेट करता है, दिस इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ वॉर, और दैट कंट्री कैन टेक इट। तो हमने ये दोनों चीजें उनको करके दिखा दी कि हमारे पास ये रिजॉल्व है,
हमारे पास एक गवर्नमेंट में इच्छा शक्ति है, हमारे पास एक गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी है कि हम इस तरह का डिसीजन ले सकते हैं। बट वही वाली बात है कि अब इस बार मुझे नहीं लगता कि आपकी इंडिया की आवाम इस बात पे सेटिस्फाइड होगी कि एक और एरियल स्ट्राइक कर। सो इस बार गवर्नमेंट ने कुछ जो थोड़ा सा अलग किया है कि वो पानी वाली संधि को सस्पेंड कर दिया है, लोगों को वापस भेजा जा रहा है, अटारी बॉर्डर पे ट्रेड को ठप कर दिया जा रहा है। दीज आर ऑल जेस्चर्स। ये हर्ट नहीं करेंगे एकदम से, आज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर अटारी बॉर्डर की बात कर ले, 500-600 लोग अटके हुए हैं, दैट्स ऑल। उसके अलावा अगर बाकी फैमिलीज की बात कर लें जो बोल रही हैं कि हम नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा है, 40-50 है। ये कोई इनकन्वीनियंस नहीं है। और पाकिस्तान की सरकार को इससे क्या फर्क पड़ने वाला है कि उनके अगर 4 सो कॉल्ड बाशिंदे हमारे यहाँ ओवर स्टे के वजह से उनको जेल रोका जाए। भाई इंडिया क्या करेगा? अगर इस तरह का कोई ओवरस्टे करता है, उसको अरेस्ट किया जाता है और उसको डिपोर्ट किया जाता है। और उस डिपोर्टेशन में सिर्फ फर्क ये डालते हैं कि आज के बाद वो उस वीजा पर और उस पर और इस पर कभी वापस नहीं आ पाए, जैसे कि यूएस ने किया। ये इंटरनेशनल पॉलिसी। पाकिस्तान की सरकार को क्या फर्क पड़ने वाला है, बता दीजिए। पाकिस्तान की आर्मी को क्या फर्क पड़ना है? ये एक्चुअली ना, ये स्टैंडर्ड्स उन लोगों के लिए होते हैं जिनकी की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट हो, जिनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होने से शर्म आए। और शर्म उस आदमी को आती है जो इज्जतदार हो। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर अगर बोल सकता है कि 3 डेकेड का मतलब होता है 30 साल से हम इस टेररिज्म को करते आए हैं, वो भी एक बाहर के कंट्री में बैठ के उसने बोल दिया। ऑफिशियल बात कर रहे हैं अभी हम कि उसका डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर, और उसी डिफेंस मिनिस्टर का, इसको मैं बोलता हूं, देखिए अब जिसको आवाम को ब्लैकमेल करने वाली बात आपका जो कर रहे थे, आवाम को वो अपनी बता रहा है कि मेरे पास कंफर्म्ड खबर है कि इंडिया जो है वो 5 सिटीज पर अटैक करने वाला है, रावलपिंडी पर, इस्लामाबाद पर। उसने वो सारे प्राइम जगह बताई। पता है क्यों बताई है? वो अपनी खुद की जनता में एक ऑलरेडी एक भय और एक खौफ डाल रहा है कि कुछ करो, क्योंकि पाकिस्तान की पब्लिक रिएक्ट नहीं कर रही है इस समय। अगर आप देखें, कहीं पर भी कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं हुआ है। जो हमारे हाई कमीशन के बाहर हुआ है वो उनका ऑर्केस्ट्रेटेड है। तभी आप देख रहे हैं कि वो गेट के ऊपर चढ़कर भी आदमी बात बोल कोशिश कर पा रहे हैं। अदरवाइज इंटरनेशनल कन्वेंशन है कि आपको प्रोटेक्शन देनी होती है हाई कमीशन को, वहां नहीं दी जा रही, वगैरह वगैरह। ज्यादा बड़ी बात यह है कि जब भुट्टो बोलता है कि खून बहेगा, तो भाई अब आप क्या चाह रहे हो? मैं भी कुछ ऐसा बोल दूं? मैं तो फिर ये भी बोल सकता हूं, किसी का बहे ना बहे, अब गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करनी पड़ रही है मुझे फोर्स होकर, उसकी कोई एक बोलेंगे, सारे आर्मी के लोग ऐसा बोलेंगे या जैसा बोलेंगे। आपने कभी किसी दुनिया की आर्मी में ये सुना है, देखा है या पाया है कि वो रिलीजन बेस्ड हो और आपको बोलना पड़े? मौलाना मुनीर साहब को बोलना पड़ा हिंदू मुस्लिम, जो कि डायरेक्टेड था। और इस अटैक के बाद एक्चुअली सबसे बड़ा मिसफायर उनका यह हो गया कि इस अटैक के बाद हिंदू मुस्लिम में रिफ्ट आनी थी, और वो रिफ्ट जो है अनफॉर्चुनेटली इनके लिए 180 डिग्री पलटकर एकता में आ गई। पूरा का पूरा जेएन के आज अगेंस्ट हो गया उनके। और मैं कहता हूं कि इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस फोर्सेस, सरकार, आपके पास इससे अच्छा और बड़ा मौका कभी नहीं होगा कि अब सर्जिकल स्ट्राइक करना बंद करिए। क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब ये होता है कि अगर आपके पार्ट में, किसी में, बॉडी के पार्ट में कैंसर आ गया है तो आप उसको काट के निकाल दें, तो वो सर्जिकल होता है। अगर बॉडी पूरी की पूरी सड़ रही है, मर रही है, तो उसका इलाज वहां होगा जहां लकवी है, और क्या ट्रीटीज और पता नहीं क्या क्या। लेट अस टॉक टू देम इन हिंदी, क्योंकि ये पंजाबी गवर्नमेंट अपने आप में हिंदी वही समझती है जो इन्हें समझानी होती है। आपने कहा सर्जिकल नहीं, बॉडी अगर सड़ रही है तो कौन सी स्ट्राइक होनी चाहिए आपके हिसाब से, एक लाइन में? हाँ, ओ यस, अगर एक लाइन में मैं बात करूं, मैंने आपको बता दिया कि हर वो अड्डा, हर वो मास्टरमाइंड प्राइम मिनिस्टर का डिक्लेयर्ड है आका, उसके ऊपर स्ट्राइक जरूर होनी चाहिए। उसके लिए चाहे किसी हद तक जाना पड़े। अगर मुझे इस्लामाबाद तक जाना है और रास्ते में जो जो रुकावटें आ रही हैं, मुझे उसे तोड़ना पड़ेगा। सीधी सीधी बात, नो इफ्स एंड बट्स।
इट इज क्लियर कट। बिल्कुल सही कहा कर्नल साहब आपने, नो इफ्स एंड बट्स, इट इज क्लियर कट। और आपने बिल्कुल क्लियर कट बात बोली है। आने वाले समय में जैसे जैसे बातें आगे बढ़ेंगी मैं आपके साथ संपर्क में रहूंगा। आपसे बात करना हमेशा बहुत अच्छा लगता है। बड़ी इंसाइटफुल बातें आप करते हैं और आपका बताने का तरीका और समझाने का तरीका इतना आसान है ना कि आम आदमी के दिल में आपकी बात उतर जाती है। आप हमसे जुड़े, आपने हमसे बातचीत की, नो इफ्स एंड बट्स, इट इज क्लियर कट। और यही क्लियर कट बात हम अपने दर्शकों को बताएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।